नमस्कार दोस्तों। ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 के बाद से गंगा जमुना और हुगली में काफी पानी बह चुका है। देश की दूसरी नदियों में भी काफी पानी बह चुका है। देश की दूसरी नदियों का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि उसके बाद हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना चुकी, महाराष्ट्र में अपनी सरकार बना चुकी, वहां अपना मुख्यमंत्री बना चुकी। दिल्ली, जो पिछले करीब करीब 26-27 साल से या तो कांग्रेस के अधीन था या आम आदमी पार्टी के, वहां भी अपनी सरकार बनाई। बिहार, जिसके बारे में तमाम तरह की बातें कही जा रही थी, एसआईआर के बाद वहां चुनाव हुआ और 2/3 बहुमत मिला। नीतीश बाबू 10वीं बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन अब वो रिजाइन करने वाले हैं, राज्यसभा के लिए चुन लिए गए हैं। अब बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री किसी भी समय शपथ ले लेगा, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। तो जो इस समय माहौल है और जो पर्दे के पीछे से काम हुआ है, 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ कमियां, कुछ कमजोरियां, कुछ गलतियां सामने आई थी, उनको सुधारा गया है। संघ ने जमीन पर हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, हर जगह काम किया है और वो इस समय पश्चिम बंगाल में भी जमीन पर काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के, मैं तो इस समय कहूंगा कि दूसरे नेता हायरार्की में राजनाथ सिंह हो सकते हैं, लेकिन फैसले लेने में, रणनीति बनाने में, आगे बढ़कर के टक्कर लेने में, कैडर को, पार्टी को संकल्पबद्ध करके और लड़ने के लिए तैयार करने वाले अमित शाह कोलकाता में थे शनिवार को, और वहां उन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया। यानी एक तरीके से उन्होंने चुनाव का शंखनाद कर दिया है। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। पश्चिम बंगाल में क्या होने जा रहा है, क्या संभावनाएं हैं, और इन आरोपों के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी का ममता बनर्जी के खिलाफ हमला इन्हीं पॉइंट्स के इर्द गिर्द रहेगा, इन्हीं मुद्दों के आसपास रहेगा, ये जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार, आपके सुपरिचित वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो वीरेंद्र जी, जब हम आरोप पत्र की बात करते हैं तो अमित शाह ने मोटे तौर पर ये कहा है कि साहब, भय और भरोसे में से किसी एक को चुनना है पश्चिम बंगाल की जनता को। जी देखिए, जो आज अमित शाह ने जो आरोप पत्र पेश किया है, वो जो उन्होंने जिस बात पे जोर दिया है, वो कि आप वो कभी टांग तुड़ा लेती है, कभी कुछ कर लेती है ममता बनर्जी, और विक्टिम कार्ड खेलती है। भारत का इतिहास जो पिछले 40 साल का है, उसमें किसी भी राज्य में आप देखिए तो क्षेत्रीय पार्टियों के पास सब में एक बात समान है। उनके पास कोई सब्सटेंटिव पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं होता, उनके पास कोई सब्सटेंटिव, कोई इकोनॉमिक विजन नहीं होता। वो कुछ केवल नारों के ऊपर और कुछ जो है परिवार के ऊपर, जाति के ऊपर, मजहब के ऊपर, क्षेत्रीयता के ऊपर कोई ना कोई विक्टिम कार्ड वो ले आते हैं, और उसी के आधार पर, भावुकता के आधार पर वो अ, अपने वोटर को मोबिलाइज करते हैं और इलेक्शन जीतते हैं और सत्ता में बने रहते हैं। सीपीएम जो है उसने लगभग जो है 35 साल राज किया, लेकिन सीपीएम के पास जो है केवल नारे थे कि हम गरीब हैं, और बंगाल में जो है
गरीबी का ये आलम है कि 10 और 5 पैसे के सिक्के बंगाल में आज भी चलते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में आपको 10 5 10 20 पैसे का सिक्का, 4 आने का सिक्का, 8 आने का सिक्का अब आपको चलन में नहीं मिलेगा। लेकिन बंगाल में इतनी ज्यादा प्रॉस्पेरिटी आई है पिछले 50 सालों में, 35 साल जो है आपका सीपीएम और 15 साल में आपकी ममता बनर्जी, कि वहां आज भी जो है 10-15 पैसे के 10 और 5 पैसे के सिक्कों का चलन है। ये अपने आप में बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि वहां पे इकोनॉमी की क्या हालत है। अभी अगर आपको जो है किसी शादी में अगर आपको जो जो भेंट शगुन दिया जाता है, 11 रुपए अगर देने हो या 101 रुपए, 501 रुपए देने हो, तो एक का नोट नहीं मिलता आपको यूपी में। लेकिन हाँ, सिक्का मिल जाता है। लेकिन बंगाल में जो है 8 आने 4 आने आज भी चल रहे हैं। आप इससे अंदाज लगा लीजिए। ममता बनर्जी की समस्या ये है कि जिन मुद्दों पर वो सीपीएम का विरोध करके, सीपीएम के पॉलिटिकल मॉडल जिसमें आतंक और माफिया और दहशत और डर का साम्राज्य बना करके उन्होंने अपना राज चलाया, जो है उन्होंने 35 साल, और उन्होंने साइलेंट रैगिंग की, कि मतलब कि जहां अगर अगर मतदाताओं की लाइन लगी है किसी पोलिंग बूथ के आगे और सीपीएम के कार्डर को लगता था कि ये वोट हमें नहीं मिलेगा, तो वो वहां जाके बोतलें फोड़ते थे, कांच की बोतलें फोड़ते थे और वहां से चले जाते थे और लोग भय से भाग जाते थे। और और भी तमाम तरह के मैनिपुलेशन वहां होते थे। ममता बनर्जी ने एग्जैक्टली इसी मॉडल को अपना लिया था पिछले 15 सालों में। ममता बनर्जी जब लोकसभा की मेंबर थी, और यहाँ ममता बनर्जी को ये भी याद रहना चाहिए कि वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में एनडीए की पार्टनर थी और मिनिस्टर थी, रेल मिनिस्टर थी, और वहां पे उन्होंने भी वही गरीबी का नाटक खेला था। तो और यही ममता बनर्जी आज बीजेपी की शत्रु हो गई है। तो ममता बनर्जी ने पिछले 15 सालों में सीपीएम के मॉडल को वही हूबहू अपना लिया और कहीं कोई परिवर्तन का उन्होंने प्रयास नहीं किया। और सीपीएम के 35 साल के राज से जनता इतनी ऊब चुकी थी कि उसको उम्मीद थी कि अब कुछ भला भला होगा। तो ममता बनर्जी ने फिर वही काम शुरू कर दिया कि जो है राज्य सरकार का खर्चा लगातार हम बढ़ाएंगे, लेकिन हम राज्य सरकार की आय को बढ़ाने के लिए कुछ नहीं करेंगे। तो लिहाजा वो सरकार भत्तों की सरकार बन गई, और बस केवल हम तुमको ये भत्ता देंगे, ये भत्ता देंगे, ये भत्ता देंगे, और कहाँ से लाएंगे ये नहीं बताएंगे। और अपनी जो है केंद्र सरकार का बंगाल के ऊपर कहीं कोई की कल्याणकारी योजनाओं का कोई लाभ ना होने पाए, ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं को अपने राज्य में लागू ही नहीं होने दिया। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में लागू नहीं होने दिया आयुष्मान भारत की मेडिकल इंश्योरेंस की योजना को। अरविंद केजरीवाल की पार्टी की सरकार है पंजाब में, वहां उसने लागू नहीं होने दिया। ममता बनर्जी ने अभी तक बंगाल में लागू नहीं होने दिया। मनरेगा योजना चल रही थी, उसमें बड़े घोटाले थे, उसमें कई हजार करोड़ रुपए के पेमेंट जो है केंद्र सरकार ने रोक रखे हैं, और वो पैसा पूरा घोटाले में जा रहा था। पूरी पार्टी का एक एक मंत्री जो है नियुक्ति का मामला हो, और कल एक टीवी चैनल में हम गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मंत्रियों के घर में 27 करोड़ 30 करोड़ रुपए नगद मिल रहे हैं। ये इतना घोटाला हो रहा है। तो ममता बनर्जी का जो मॉडल है अब वो जो है इट हैज कम टू ए डेड एंड। लोगों को शिकायत रहती है बीजेपी से कि साहब नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 साल में ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ, उसकी पार्टी के खिलाफ कुछ किया नहीं। लोगों को ये उम्मीद थी कि सरकार जो है आर्टिकल 356 लगा करके सरकार को बर्खास्त करेगी और प्रेसिडेंट रूल में चुनाव होगा, उसके बाद बीजेपी आ जाएगी। ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा आसान रास्ता लगता है, लेकिन जो पॉलिटिकल लड़ाई है वो अगर राजनीति के मैदान में अगर वो युद्ध नहीं लड़ा जाएगा तो समस्या का समाधान नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर भारतीय जनता पार्टी को पहली बार यूपी विधानसभा में बहुमत मिला 1991 में। दूसरी बार बीजेपी को बहुमत पाने में 26 साल लग गए और बहुमत मिला 2017 में। इस बीच में यूपी में जातिवादी पार्टियों का नंगा नाच चला। समाजवादी पार्टी का, बहुजन समाज पार्टी का, कोई कहता था हम 80% हैं, कोई कहता था 90% है, 95% है, और जाति के नाम पर यूपी को जबरदस्त तरीके से लूटा गया। मुलायम सिंह यादव रहे हो, अखिलेश यादव रहे हो, और 4 बार मायावती रही हो। तो ये भी सही है कि 4 बार मायावती मुख्यमंत्री बनी, उसमें 3 बार उसमें बीजेपी का समर्थन था, और 2 बार तो वो शामिल भी थी सरकार में, 2002 में, और उसके पहले हाँ, 1 बार शामिल थी और 2 बार समर्थन बाहर से था।
तो लेकिन अब जो है बीजेपी ने ये जो जाति की अफीम चाटे हुए लोग जो सो रहे थे सपा बसपा के समर्थन में, बीजेपी ने इस घेरे को तोड़ा और 2014 से जिस तरीके से बीजेपी ने यहाँ पे सपा बसपा के खिलाफ अभियान चलाया और लगातार 2017 में फिर 2022 में बीजेपी ने यूपी में सरकार बनाई। उसके पहले बीजेपी ने 2014 में यहाँ पे लोकसभा के चुनाव की 80 सीटों में 70 के ऊपर सीटें जीती। 2019 में भी 60-65 के ऊपर सीटें जीती। 2024 में उसका आंकड़ा घट गया और वो घट के 33 सीटों में आ गया आउट ऑफ 80 सीट्स। तो बीजेपी ने बंगाल में भी यही पॉलिटिकल प्रोसेस के ज़रिए टीएमसी से लड़ाई लड़ी है। मोबिलाइजेशन किया है, ग्रास रूट लेवल पे अपनी पकड़ बनाई है, अपना और अपना जनाधार का विस्तार किया है और मुद्दों के आधार पे लोगों को बताया कि हमें क्या करना चाहिए, हम क्या करने जा रहे हैं और ममता बनर्जी ने कैसे आप जो है इस प्रदेश की जनता को धोखा दिया है। तो अब ये चीज़ हो रही है। मान लीजिए कल को अगर ममता बनर्जी की सरकार ये बीजेपी की सरकार बन भी जाती है, तो बीजेपी की चुनौतियाँ कम होने के बजाय बढ़ जाएँगी। क्योंकि फिर लोगों को उम्मीद होगी कि जो कुछ लूट-पाट का राज सीपीएम की सरकार में था, जो कुछ लूट-पाट का माफिया राज जो है ममता बनर्जी की सरकार में था, उसको रिप्लेस करना इतना आसान नहीं होगा। क्योंकि ये पॉलिटिकल मॉडल वहाँ पे 50 साल से चल रहा है। अगर आप अगर कलकत्ता के किसी इलाके में रहते हैं और आपके घर में अगर प्लम्बर आता है, इलेक्ट्रीशियन आता है, एक स्विच लगाने या एक टोटी बदलने उसको भी स्थानीय सीपीएम पहले सीपीएम और बाद में टीएमसी के कार्यकर्ता को अपना कट मनी देना होता है, ये आज भी है। और कलकत्ता के और पश्चिम बंगाल के सभी शहरों में हर गली मोहल्ले में कैरम क्लब बने हुए हैं। सीपीएम का बाद में ममता बनर्जी का जो वोटर मैपिंग का जो नेटवर्क है वो इतना स्ट्रॉन्ग है, उनको हर शहर की हर गली का, हर मोहल्ले का ये मालूम है कि यहाँ कितने वोटर हैं, कौन वोटर किसको वोट देता है और किस घर में मतदाता की मृत्यु हो गई है, लेकिन उसका नाम सूची में बना हुआ है और कैसे जो है हमें वोट को मैनेज करना है। बीजेपी ने अपने सस्टेन कैंपेन के बाद ममता बनर्जी के इस नेटवर्क को तोड़ा है और ममता बनर्जी के ऊपर जो सबसे बड़ा आघात हुआ है, वो है स्पेशल इंटेंसिव रिविजन ऑफ वोटर लिस्ट एसआईआर। जब ममता बनर्जी जो है लोकसभा में जब वो थी की जब मेंबर थी 2004 से 11 के बीच में तब यही ममता बनर्जी अवैध घुसपैठ के खिलाफ अभियान चलाती थी और ये लगातार कहती थी कि सीपीएम बांग्लादेश से घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है और उनका नाम अवैध रूप से मतदाता सूची में शामिल किया जा रहा है। 2011 में मुख्यमंत्री बनने के बाद वही ममता बनर्जी सीपीएम की नीति पे चलने लगी और उसने भी अवैध घुसपैठ को जम के बढ़ावा दिया और उनका नाम वोटर लिस्ट में सबके नाम में शामिल कराए गए। अब आपने देखा कि लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी के नाम पर वहाँ पे करीब 80 से लाख से 1 करोड़ के बीच में मतदाता पकड़े गए हैं। जहाँ पे पिता की आयु जो है 20 या 25 साल है और ग्रैंडसन की आयु भी 15 साल है। ऐसी-ऐसी वहाँ पे डिस्क्रिपेंसी ऐसी-ऐसी वहाँ पे एनोमलीज़ या अनियमितताएँ पकड़ी गई हैं। तो अब ये जो काम चल रहा है, एसआईआर ने और ममता बनर्जी के ऊपर जो असली चोट हुई है, वो एसआईआर हुई है। अब 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच में जो वोट शेयर का जो अंतर था, वो मात्र 58 लाख था। अब तक 60 लाख से ज़्यादा वोटरों के नाम मतदाता सूची से काटे जा चुके हैं। लगभग और जब और अभी वहाँ एसआईआर चल रहा है और ये संख्या 1 करोड़ के ऊपर पहुँचेगी। तो ये अगर वहाँ पे टोटल मतदाता सूची में अगर 5% वोट भी कम हो गए, तो ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा झटका साबित होने वाला है और सुप्रीम कोर्ट ने एक अभूतपूर्व काम किया है 1952 से यूपी में देश में चुनाव हो रहे हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया कोई भी निर्णय देश का कानून बन जाता है। इट बिकम्स लॉ ऑफ द लैंड। तो आर्टिकल 142 में सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट को कहा कि आप अपने स्टेट जुडिशियल सर्विसेज के अफसरों को स्पेयर कीजिए ताकि उनसे एसआईआर में एजुकेशन कि ये
जेन्युइन वोटर हैं या फॉरेनर हैं। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट से भी कहा, ओडिशा हाई कोर्ट से भी कहा कि आप अपने जुडिशियल ऑफिसर्स को इस ड्यूटी के लिए आप नियुक्त करें। और ये तब सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा जब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी ममता बनर्जी ने स्टेट सिविल सर्विस के या राज्य सरकार के अधिकारियों कर्मचारियों को एसआईआर की ड्यूटी के लिए देने से मना कर दिया। ये तब सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ा। और अब तो सुप्रीम कोर्ट इतनी ज्यादा उकता गई है बंगाल से, यहाँ तक कहना पड़ा सीजीआई को कि क्या हम रोज बंगाल की सुनवाई करने के लिए बैठे हैं। और यहाँ ये बताना आवश्यक है कि जून 2025 में चुनाव आयोग ने एसआईआर की अधिसूचना जारी की थी और जुलाई में उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल हो गई, पीआईएल दाखिल हो गई और जुलाई से ही सुनवाई चल रही है। और आज जो है ये 9 महीने हो चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट ने एक भी मामले में एसआईआर के खिलाफ अब तक एक भी प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की है। प्रतिकूल आदेश तो छोड़िए, एक एडवर्स इंटरिम ऑब्जर्वेशन ऑर्डर तो छोड़िए, एक एडवर्स इंटरिम उन्होंने ऑब्जर्वेशन तक नहीं किया। और इसी बीच एसआईआर के बाद बिहार में चुनाव हो गए, वहां पर भी 60-70 लाख लोगों के नाम काटे गए। यूपी में 3 करोड़ वोटरों के नाम कट चुके हैं, यहाँ कोई हल्ला नहीं हुआ। कल अमित शाह ने अपने टीवी चैनल के इंटरव्यू में कहा कि एसआईआर तमिलनाडु में हुई, वहां कोई विवाद नहीं हुआ। एसआईआर केरल में हुई, वहां कोई विवाद नहीं हुआ। एसआईआर बिहार में संपन्न होगी, चुनाव भी हो गया, कोई समस्या नहीं आई। एसआईआर यूपी में हुई, कोई समस्या नहीं आई। सारी समस्या बंगाल में ही क्यों आ रही है? तो अब ममता बनर्जी के लिए एसआईआर जो है बहुत भारी पड़ने वाला है। और ममता बनर्जी लगातार ये कहती रही है, ये एसआईआर नहीं है, ये बैकडोर से एनआरसी हो रहा है, यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स हो रहा है। अरे भाई, क्या गलत हो रहा है? अब एसआईआर के माध्यम से ये बात साबित हो गई कि जितनी आबादी जो अभी अंडर 18 है, जो अभी मतदा मतदाता बनने की न्यूनतम क्वालिफिकेशन 18 ईयर्स की एज जिन्होंने अटेन नहीं की है, उसके अलावा अब चुनाव आयोग ने एक-एक व्यक्ति को गिन लिया है। यानी एनआरसी हो गया ना अब तो ये। तो ये तो एनआरसी हो गया। और किसी भी दुनिया के हर देश में आप देखिए, इवन बगल के पाकिस्तान में हर नागरिक के पास अपना देश का नागरिकता का एक आइडेंटिटी कार्ड है। हर एक के पास है, अमेरिका में भी है, यूरोप के हर देश में आपको मिलेगा। हर नागरिक के पास अपना एक आइडेंटिटी कार्ड है। भारत में ये शुरुआत हुई थी, मनमोहन सिंह के ज़माने में आधार कार्ड बनेगा। लेकिन आधार कार्ड के बारे में ये आधार कानून के एक्ट में ही कहा गया है कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है। तो एक तरीके से और ये खबरें सभी ने अखबारों में पढ़ी होंगी कि बंगाल में बड़े पैमाने पर फर्जी आधार कार्ड बनाए गए हैं। बंगाल में बड़े पैमाने पर जन्म प्रमाण पत्र बनाए गए हैं, बर्थ सर्टिफिकेट बनाए गए बड़े पैमाने पर और फर्जी बनाए गए हैं। और वो सब अब पकड़ में आ गए हैं। तो ये जो ममता बनर्जी का जो आरोप था कि ये बैकडोर से एनआरसी हो रहा है, ये आरोप नहीं था, ये ममता बनर्जी का भय था। ये वो डरी हुई थी। और आज मैं देख रहा हूँ पहली बार पिछले 50 सालों में सीपीएम के ज़माने में भी पत्रकार जाते थे, टीवी कैमरा में जाते थे और टीवी जर्नलिज़्म को इंडिया में आया अब तो 30 साल हो रहे हैं। कहीं पर भी वोटर खुल के बात नहीं करता था कि वो ना कभी सीपीएम के खिलाफ और ना कभी टीएमसी के खिलाफ। अब बंगाल में, अन्य राज्यों में लगातार अनेक शहरों पे लोग खुल के बोल रहे हैं कि अब बदलाव का समय आ गया है। और आपने कल एक महत्वपूर्ण परिवर्तन और देखा होगा। रामनवमी के जुलूस पे पूरे बंगाल में केवल जो हिंसा हुई मुर्शिदाबाद में, जो कि मुस्लिम बाहुल्य शहर है, 80% मुस्लिम आबादी है। इसी मुर्शिदाबाद में पिछले वर्ष अप्रैल में दंगा हुआ था। उसमें कई हिंदुओं की हत्या की गई थी, दर्जनों हिंदुओं के घर जलाए गए थे, मंदिर तोड़े गए थे, घर लूटे गए थे और सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब चूँकि वहाँ पे इलेक्शन की घोषणा हो चुकी है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, इलेक्शन कमीशन के निर्देश पर चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, होम सेक्रेटरी और करीब 1 दर्जन से अधिक जिलों के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और जिले के एसपी सब बदले जा चुके हैं। तो कल मुर्शिदाबाद में देखिए तुरंत कार्रवाई हुई और मुसलमानों को ज़्यादा जो है जिहाद करने का अवसर नहीं मिला। और कल जो है
पूरे बंगाल में कहीं पर भी रामनवमी के जुलूस पर पत्थर नहीं फेंका गया, जैसा कि हावड़ा में होता था, आसनसोल में होता था, कलकत्ता में होता था और दर्जन भर शहरों में होता था। और पत्थर फेंकने की घटनाएँ कल बिहार में भी नहीं हुई, झारखंड में भी नहीं हुई, ये होता था। तो ममता बनर्जी को अब ये एहसास हो रहा है कि हर टाइम इज़ अप और ये केवल नाटक करने से, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स क करने से और विक्टिम कार्ड खेलने से कि मेरा सर टूट गया है, मेरा पैर टूट गया है और मुझको मारा है और पैर के ऊपर आपने प्लास्टर चढ़ा लिया। ये सब अब काम नहीं आएगा। और कलकत्ता में और अन्य बड़े शहरों से ये खबरें आई हैं कि जहाँ की जो जो जिन इलाकों में बीजेपी का इन्फ्लुएंस था, वहाँ पे टीएमसी के लोगों ने बड़ी-बड़ी अपनी होर्डिंग लगाई थी, सब लोगों ने तोड़ के नोच के फेंक दी। तो अब लोग ममता के खिलाफ खुल के बोल रहे हैं और ये बात जो है और आप देख भी रहे होंगे 2021 में ममता बनर्जी ने अपने काडर को खुला हिंसा का आह्वान किया था कि खेला होबे। याद है आपको? ये हिंसा का आह्वान था कि जम के मारो हमें चुनाव जीतना है। अब की बार ममता बनर्जी ऐसा कोई ऑफेंसिव इलेक्शन कैंपेन का नारा, स्लोगन अभी तक लेके आगे नहीं आ पाई हैं। और आपको मालूम है आज जो है 28 तारीख हो गई है और वहाँ पे 4 तारीख से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। आपके पास डेट है पूरा शेड्यूल कब नामांकन होंगे और फर्स्ट फेज़ की पोलिंग कब है? वो देखना पड़ेगा। लेकिन आज जो अमित शाह ने मोटी-मोटी बातें कही हैं, वो दर्शकों के सामने हैं। उन्होंने कहा है कि बंगाल में सिंडिकेट राज स्थापित कर दिया गया, राज्य भ्रष्टाचार की प्रयोगशाला बन चुका है, सफेद पोश अपराधी सिस्टम में शामिल हैं, कटमनी आम बात हो गई है, उद्योगों के लिए बंगाल ग्रेव यार्ड बन गया है, घुसपैठियों को संरक्षण दिया जा रहा है, तुष्टीकरण सरकार की नीति बन गई है। इसके अलावा जो उन्होंने कहा है कि ये विक्टिम कार्ड खेलने की में महारत हासिल रखती हैं, कभी पैर तोड़वाती हैं, कभी सिर पर पट्टी बांध लेती हैं, कभी बीमार होने का नाटक करती हैं। ते अब बंगाल की जनता बहुत अच्छे तरीके से इनकी ये सारी चालबाजियां समझ चुकी है। तो सीधा अटैक है गृह मंत्री की तरफ से। बिल्कुल सीधा अटैक है और आपने ध्यान दिया होगा कि जो कुछ भी आज गृह मंत्री अमित शाह कलकत्ता में बोले हैं, वो सारा बिल्कुल फोकस्ड है, तथ्यों पे आधारित है। एक भी ऐसी बात नहीं है जिसको ये कहा जा सके कि ये राजनीतिक आरोप है, ये कोई रेटोरिक है या जार्गन है, ये शब्द आडंबर है या शब्दजाल है, ऐसी एक भी बात नहीं है। और एक उनका एक उनका मिनिस्टर था जो एजुकेशन का, वो तो अभी भी जेल में है। और जिस तरीके से बीजेपी ने आरजी कार मेडिकल कॉलेज में जो छात्रा दुष्कर्म का शिकार हुई थी, उसकी माँ को जो है इलेक्शन के में खड़ा किया है, तो उससे जो है जो वहाँ का भद्र लोग है जो बंगाल का भद्र लोग है यानी जो अपर कास्ट कहलाता है, वो हमेशा सत्ता के साथ रहता है। वो चाहे अंग्रेज हो, चाहे कांग्रेस हो, फिर सीपीएम हो, फिर ममता बनर्जी हो। आज पहली बार जो भद्र लोग है वो भी ममता बनर्जी से ऊब गया है और वो भी अब ये साहस कर रहा है कि ममता बनर्जी के खिलाफ वो बोल रहा है और वो कहता है कि वो परिवर्तन चाहते हैं। लेकिन मैं आपसे बता दूं फिर से कि सरकार भले बीजेपी की बन जाए, भारतीय जनता पार्टी का जो अगला 5 साल यदि सरकार वो चला पाती है, तो 5 साल तो केवल जो जो गंध छोड़ी है पिछले 50 सालों में सीपीएम ने और टीएमसी ने, उसको साफ करने में ही लग जाएगा। समय तो ममता लगेगा, बनर्जी की समय पीठ लगेगा। हाँ, ये आसान नहीं होगा और ममता बनर्जी की पीठ दीवार से लगी हुई है। योगी जी ने को 9 साल हो रहे हैं, तब जाकर के जो समाजवादी पार्टी का पूरे प्रदेश में जो माफिया राज था, अब जाके खत्म हुआ है और आज ही पीएम ने जो है जेवर नोएडा में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है और यूपी में बहुत बड़े-बड़े काम हुए हैं और अगर अगर यूपी, बिहार और बंगाल ये ग्रिड अगर पूरा राष्ट्रीय राजनीति की मुख्य धारा में आ जाता है और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद लगातार इस बात को कहा है कि पूर्वी भारत के विकास के बगैर भारत विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता।
तो बिल्कुल। यूपी, बिहार, उड़ीसा, बंगाल और असम, ये अगर नेशनल ग्रिड का हिस्सा बन गया और ये अगर राष्ट्र की मुख्य धारा का यहाँ की राजनीति राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ गई, तो इस क्षेत्र में इतने बड़े परिवर्तन होंगे कि 5 साल बाद लोगों को विश्वास नहीं होगा। लेकिन मेरा अभी भी मानना है कि ये चुनौती बहुत बड़ी है, चुनौती ये और अगर एक और इलेक्शन जीत लेने से, सरकार बना लेने से यह चुनौती न समाप्त होती है, न कम होती है। ये चैलेंज वैसे ही रहेगा, यू हैव टू परफॉर्म, यू हैव टू डिलीवर एंड ऑन टॉप ऑफ इट, यू हैव टू क्लियर द मेस। जो जो कूड़े का अंबार छोड़ा है ये इन 50 सालों में सीपीएम ने और ममता बनर्जी ने, उसको साफ करना इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट चैलेंज। जी। बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका वीरेन जी, जुड़ने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए। दर्शकों से निवेदन है कि आपको अगर ये चर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें, वीडियो को फॉरवर्ड करें, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। बहुत-बहुत धन्यवाद भट्ट साहब। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार।